तो गाइस सीरीज का सेकंड वीडियो आ गया जो कि है मोशन इन 2D। मोशन इन 2D के हम अराउंड 29 क्वेश्चन करेंगे। अगर तुम ये 29 क्वेश्चन कर लेते हो खुद से, पहले खुद से ट्राई करना, अगर तुमसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो तुम सॉल्यूशन देखना और अप्रोच सीखना। अगर तुम ये 29 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि इस चैप्टर के क्वेश्चन तुम्हारे गलत, बहुत कम चांसेस है कि गलत हो गए, तुम्हारे इस चैप्टर से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो एक हमने प्रोजेक्टाइल किया है, मतलब एक प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है। जैसे ये एक पार्टिकल है, इसने प्रोजेक्टाइल मोशन किया, कुछ एंगल हो गया थीटा। तो अब ये बोल रहा है कि इस पार्टिकल का इस जो मोशन में है, इसमें जो रेंज है, जो ये आर रेंज है और जो इसकी हाइट है, जो एच हाइट है, एच मैक्स, ये दोनों इक्वल है। तो हमें बोल रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो आर मैक्स कितना होता है, तो ये तुम्हें पता होगा कि रेंज का फॉर्मूला होता है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ये हो गया तुम्हारे रेंज का। और एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो एच मैक्स का फॉर्मूला होता है u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो वेल एंड गुड, और अगर याद नहीं है तो याद रखना कि रेंज का फॉर्मूला ये होता है और हाइट का फॉर्मूला है, एच मैक्स का फॉर्मूला ये होता है। तो अब बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहाँ से g कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, u² से u² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा बाय, इस कॉस थीटा को हम नीचे ले जाएंगे इधर, तो अपने क्या बचा, टेन थीटा। टेन थीटा और ये 2 इधर ऊपर चला जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4 बचा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन कितना सिंपल था, कि दोनों की रेंज बोल रहा है, रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है, तो हम दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करने से हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 1। ठीक है, तो मैं टिक भी लगा देता हूँ कि कौन सा है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है अ मैन कैरिंग अ मंकी ऑन हिज शोल्डर डज साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 9 मीटर and complete 120 resolution in 3 minutes. The magnitude of centripetal acceleration of monkey. तो हमें centripetal acceleration पूछा है और रेडियस दिया हुआ है 9 मीटर, और ये इसकी कितना 120 रिजोल्यूशन, मतलब टोटल रिवॉल्यूशन कितना करता है 120, कितनी टाइम में, 3 मिनट में। तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। अब तुम्हें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता है कि क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। तो ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, अगर याद नहीं है तो ये तुम वर्क पावर एनर्जी जब चैप्टर पढ़ोगे, सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ोगे, तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक v² चाहिए और एक r चाहिए। तो r तो हमें गिवन है, कितना दिया है, r इज इक्वल टू 9 मीटर गिवन है। ठीक है, तो अब हमें v² निकालना है। तो v² कैसे निकालेंगे, तो हमें बोल रहा है 120 रेजोल्यूशन, 120 रेजोल्यूशन इन 3 मिनट, इन 3 मिनट। तो 1 मिनट में कितना रेजोल्यूशन कर रहा होगा, तो 1 मिनट में करेगा 120/3, ये हो गया 1 मिनट में। ठीक है, तो 120/3 कितना होता है, 40। ये 40 रेजोल्यूशन 1 मिनट में कर रहा है। तो हमें निकालना है 1 सेकंड में कितना करता है। तो 1 सेकंड मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो 40 रेजोल्यूशन ये 60 सेकंड हो गया, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 40/60। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 रेजोल्यूशन पर सेकेंड। ये टोटल रिजोल्यूशन इतना करता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगा, रिजोल्यूशन आ गया। अब एक रिजोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है ना। अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसने टोटल रेजोल्यूशन इतना कर लिया। ठीक है, तो हमारा टाइम हो गया 1 सेकेंड, बट हमें बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस चला। तो डिस्टेंस टोटल कितना चला होगा, तो 2/3 कितना होता है, रेडियस कितना होता है, 2πr। तो हम इसको 2πr से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 2πr पर सेकेंड, ये आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल हो गया डिस्टेंस, इसको रुको मीटर पर सेकेंड होगा, 2πr मीटर पर सेकेंड।
तो ये हमारी स्पीड हो गई। हम एक तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 120 रिजोल्यूशन का टोटल डिस्टेंस हो गया और 3 मिनट से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकाल देंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई r मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई, अब हमारे पास डिस्टेंस भी दिया है तो हम निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं, सिंपल सा है। तो कितना हुआ, अब आर की पुट कर देते हैं। तो हमें क्या निकालना था, एक्सलेशन निकालना था, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, जो कि होता है v²। अब हम डालते हैं 4/3 पाई r कितना था 9 इंटू 4/3 पाई इंटू 9 बाय टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिवाइड कितना दिया है 9 मीटर, 9। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3 जा गया, ये 3 जा गया, तो ये ऊपर आ गया 12 पाई और 12 पाई। तो यहाँ आ जाएगा 12 पाई इंटू 12 पाई बाय 9, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 से ये 4 टाइम्स से गया और यहाँ 3 बचा, ये 3 4 टाइम्स गया। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है, तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 16 पाई² मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्सलेशन आ गया और हमसे सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो इस तरीके से तुम क्वेश्चन नंबर सेकंड को कर सकते हो। अप्रोच समझ में आ रही है कि कैसे निकालना है। तुम्हें सबसे पहले वो फॉर्मूला लगाना है जो तुम्हें क्वेश्चन में, जो तुम्हें पूछा है उसका फॉर्मूला। अब तुम्हारे पास जो वैल्यू नहीं गिवन है वो निकालनी है और वो पुट कर देनी है, तो सिंपल से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन आर गिवन एज x इज इक्वल टू 2 + 4t और y इज इक्वल टू 3t + 8t स्क्वायर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। तो हमें मोशन बताना है कि क्या होगा। अब मोशन बताने के लिए हमें सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए होगी, वेलोसिटी चाहिए होगी, एक्सलेशन चाहिए होगा। अगर वो हमें पता चला तो हम मोशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा मोशन होगा। तो हम सबसे पहले एक्सलेशन और वेलोसिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है, एक सेकेंड, तो एक्सलेशन और वेलोसिटी ने तो हमें दिया सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 + 4t, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी इन x डायरेक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। और अगर हम एक्सलेशन इन x डायरेक्शन निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 0। तो हमने एक्सलेशन निकाल लिया और वेलोसिटी निकाल ली। अब हमें y के लिए भी सेम निकालना है। तो y के लिए क्या गिवन है, 3t + 8t स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसका वेलोसिटी इन y डायरेक्शन निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3 + 8 16t, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब हमें एक्सलेशन निकालना है y डायरेक्शन में, तो एक्सलेशन आ गया 16, ठीक है। तब इस मोशन को देखो कैसे हो रहा है। तो मोशन ये है कि ये मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल का एक्सलेशन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी दी है 4, और ऊपर वाली डायरेक्शन में कितना दिया है, y में कितनी दी है 3 + 16t, 3 + 16t। इधर कोई एक्सलेशन नहीं है x में, y में एक्सलेशन दिया है कितना 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड लिख देते हैं, ये मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो अब मोशन क्या हो रहा है कि इधर तो स्पीड कम बढ़ रही है, बट इधर स्पीड काफी तेज बढ़ रही है, क्योंकि जैसे अगर 1 सेकंड मानेंगे तो 1 सेकंड में कितना होगा 19 मीटर पर सेकंड। जब 2 सेकंड हो जाएगा तब 2 सेकंड में यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 16 इंटू 2 32 + 3, तो 32 + 3 35, और एक्सलेशन भी है तो एक्सलेशन भी बढ़ जाएगा, तो उस वजह से स्पीड और बढ़ जाएगी। नहीं, वेलोसिटी तो बढ़ गई बट एक्सलेशन की वजह से डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो ये इधर वेलोसिटी ज्यादा है y में और x में वेलोसिटी कम है, तो ग्राफ धीरे 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 x की साइड y की तरफ शिफ्ट होगा। अगर दोनों साइड वेलोसिटी सेम होती तो ये ग्राफ लीनियरली हो जाता। अगर मान लो इधर भी 4 मीटर होती, इधर भी 4 मीटर होती, तो ये हो जाती 4√2, तो ये एक लीनियर हो जाता। बट ये लीनियर नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम्हारी जो y की वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है और जो x की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो तुम्हारे पाथ क्या हो गया पैराबोलिक। तो अब इसमें ऑप्शन कौन सा है चेक करते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड हैविंग मोशन अलोंग अ पैराबोलिक पाथ। एक तो ये ऑप्शन है, अब पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शन फिर कौन सा बेस्ट करेक्ट है। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो गलत है, स्ट्रेट लाइन तो मोशन नहीं हो रहा, तो सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो गया। यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड हैविंग मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये भी गलत हो गया। एक्सिलरेटेड, इसमें पहले वाले सेकंड ऑप्शन में तो बोल रहा है यूनिफॉर्म मोशन है, वो तो होगा ही नहीं क्योंकि एक्सलेशन गिवन है। सेकंड थर्ड ऑप्शन बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, ठीक है वो बात सही है, बट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो वो नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है।
तो वो रॉन्ग हो गया। फोर्थ बोल रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेटेड, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन भी नहीं है क्योंकि एक्सलेशन कांस्टेंट है ना 60, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम टी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ फटाफट से। तो ये मेरा सर्कल हो गया, तो ये मेरा सर्कल हो गया। ठीक है, बोल रहा है रेडियस आर। ठीक है, तो रेडियस आर बना लिया। टेक्स टी टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम टी लेता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने। इफ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट इज इक्वल टू 4r, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज देन इक्वल टू। तो तुम्हें थीटा ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है। अब क्वेश्चन को एकदम ब्रेक डाउन करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे बोला है कि तुम्हें यहां से ये प्रोजेक्ट किया गया है, वेलोसिटी v मान लिया था और एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया है, तो ये ऐसे कुछ पाथ गया होगा। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम क्या बोल रहा है, मैक्सिमम हाइट जो है वो किसके बराबर है? मैक्सिमम हाइट 4r के बराबर है। ठीक है, तो हमें एंगल ऑफ थीटा पूछा है। अब हमें इसके लिए वेलोसिटी चाहिए होगी। अब वेलोसिटी हम यहां से निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा एक राउंड में? 2πr। तो हम वेलोसिटी वाला फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2πr, आर नहीं गिवन है, ठीक है, तो आर में ले लिया। और टाइम कितना दिया है? टी। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई। तो हमारी वेलोसिटी आ गई। अब हमारे पास ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि मैक्सिमम हाइट निकालो। मैक्सिमम हाइट जो आएगी वो 4r के इक्वल कर देंगे। तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है? मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है एच मैक्स का, वो फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो u कितना है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो कितनी है? तो ये हो गई 2π, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 4π स्क्वायर r स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। ये हो गया यू स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कितना है? 2g। और ये इक्वल टू किसके है? ये इक्वल टू 4r है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे इस चीज को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे लगा। तो ये हमारा कॉपी हो गया, यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं जो कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से आर, सॉरी, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। हाँ, जी से कुछ कैंसिल नहीं। हाँ, टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 4। अच्छा हाँ, 4 से 4 भी तो कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2g t स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा? पाई स्क्वायर आर, पाई स्क्वायर आर। और तो थीटा कितना आ जाएगा? ये इसका अगर अब स्क्वायर दिया है तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? तो साइन थीटा आ जाएगा तुम्हारा, इसका रूट ले लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2g t स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर। तो अगर हम थीटा निकालेंगे तो थीटा कितना है? साइन इनवर्स ऑफ ये जो भी है 2g t स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर। तो ये तुम्हारा आ गया। तो अभी ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है आंसर में। तो साइन इनवर्स 2g t स्क्वायर पाई स्क्वायर आर, साइन इनवर्स 2g t स्क्वायर पाई स्क्वायर आर हाफ, हाफ का मतलब रूट हो गया। तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि तुम्हें बस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे क्या क्या बोल रहा है और क्या निकालना है। तो अगर वो निकाल दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन 80 to 90% क्वेश्चन बन जाते हैं मेंस के, अगर तुमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया और उसको ब्रेक डाउन कर लिया तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? तो फिफ्थ बोल रहा है अ बॉडी स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h हिट्स एन इंक्लाइन प्लेन इन इट्स पाथ एट अ हाइट h. As a result of this perfectly elastic impact, the direction of the velocity of a body becomes horizontal. The value of h by h for which the body will take the maximum time to reach the ground. तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को समझो। देखो, ये एक पार्टिकल है जो एक h हाइट से फॉल कर रहा है। तो मैंने मान लिया h हाइट है, ठीक है, ये h हाइट से फॉल कर रहा है। अब ये बीच में वो एक इंक्लाइन प्लेन से कोलाइड करता है, मतलब उससे साथ एक परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट करता है। मैं बताऊंगा परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट क्या होता है, बट एक बार मैं प्लेन बना देता हूँ।
तो ये पार्टिकल आ रहा था नीचे, यहाँ पे एट हाइट एच पे ये इससे कोलिजन करता है, और कोलिजन के बाद ये पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाती है। ठीक है, तो वो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई। अब ये बोल रहा है कि इसको मैक्सिमम टाइम कितना लगाओ, हमें वैल्यू बतानी है एच बाय एच की, जिस केस में इसकी जो टाइम होता है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो यहाँ ये परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि जब वेलोसिटी यहाँ पे मान लो कुछ वेलोसिटी से आ रही होगी, v वेलोसिटी से आ रही होगी, तो वही वेलोसिटी चेंज हो गई, मतलब कोई वेलोसिटी में क्या नहीं बोलता, लॉस नहीं हुआ वेलोसिटी का, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। ये इलास्टिक इम्पैक्ट तुम्हें जो तुम चैप्टर पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, तो वहां पे तुम्हें क्लियर हो जाएगा अच्छे से। बाकी मैंने बता दिया, इसका इतना कोई रोल नहीं है। ये बस बोल रहा है कि जो वेलोसिटी से आ रही थी इलास्टिक इम्पैक्ट करता है और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो ठीक है, तो हमें बताना है मैक्सिमम टाइम। तो इसको टोटल टाइम लगा कितना होगा, तो अब जैसे ये एच हाइट है, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी तुम्हारी एच माइनस एच। ठीक है, अब बोल रहा है मैक्सिमम टाइम, तो सबसे पहले हम यहां से लेके यहां तक का टाइम बोल देते हैं, इसको टी1 बोल देते हैं, और यहां से लेके यहां तक का टाइम को बोल टी2 बोल देते हैं। तो हमें टी1 प्लस टी2 को मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टी1 निकालते हैं। तो टी1 क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हमें क्या निकालना है, हाइट दी हुई है एच माइनस एच, और टाइम टी1 मानना है। तो हमें क्या लगाना है, तो एच एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे। तो एच माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, हाफ इंटू जी इंटू टी1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से टी1 क्या आ जाएगा, तो यहां से टी1 स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा टू एच माइनस एच बाय जी। अगर हम इसका वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, क्यू स्क्वायर लेते हैं, तो ये रूट आ जाएगा। तो ये तुम्हारा टी1 आ गया। सिमिलरली हम टी2 निकालते हैं, तो टी2 के लिए भी वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में वो तो कुछ भी नहीं है, सॉरी जो भी वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल में जीरो वेलोसिटी है। तो इसके लिए भी सेम इक्वेशन लग जाएगी, हाइट कितनी है टू एच, यहाँ पे एच माइनस एच था, यहाँ पे सिर्फ एच हो जाएगा, टू एच बाई जी का रूट। तो ये तुम्हारी टी2 आ गया। अब हम इसको टोटल टाइम टी मान लेते हैं, जो कि है टी1 प्लस टी2, जिसको हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ठीक है, यही बोल रहा है ना कि मैक्सिमम टाइम टू रीच, तो हमें इसको मैक्सिमम करना है। तो हम टी1 और टी2 लिख देते हैं, जैसे टी1 ये हो गया, तो टी1 कितना आया, तो टोटल टाइम टी जो कि कितना है, रूट 2। ठीक है, तो टोटल टाइम है टू एच माइनस एच बाय जी प्लस अंडर रूट ऑफ टू एच बाय जी, इसे मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम का तुम्हें कंसेप्ट पता है कि डी टी बाई डी एच करेंगे जीरो के इक्वल, तो वो तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर हम डी टी बाय डी एच करते हैं इक्वल टू जीरो, तो ये मैक्सिमम की कंडीशन है। ठीक है, ये अगर तुम्हें पता था तो वेरी गुड, क्योंकि ये तुमने जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं इसके लिए, फिजिक्स के लिए, तो उसमें बता दिया होगा कि मैक्सिमम का मतलब होता है कि जीरो हो जाता है उसका डिफरेंशिएशन। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम इसको याद रख सकते हो कि अगर तुम्हें कुछ मैक्सिमम निकालना है और मिनिमम निकालना है, तो उसके लिए भी डी टी बाई डी एच जीरो ही होता है। तो अगर जैसे दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो उसका एक होगा मैक्सिमम हो जाएगा, एक मिनिमम हो जाएगा, तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम्हें नहीं पता था तो याद रखना। अब हम इसको वो करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो टी इज इक्वल टू हम ऐसे लिख देते हैं इसको, टू एच माइनस एच बाय जी की पावर हाफ प्लस टू एच बाय जी की पावर हाफ। अब इजीली समझ में आ जाएगा, तो हाफ नीचे आएगा, अगर हम डी टी बाई डी एच करते हैं, तो डी टी बाई डी एच कितना हो जाएगा, हाफ, यहाँ पर हाफ आएगा और ये टर्म आएगा और -1, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पता है ना डिफ्रेंशिएशन, तो हाफ आगे आएगा और ये हो जाएगा 1/2 एच माइनस एच बाई जी, इसका रूट आ जाएगा नीचे, इंटू टू एच माइनस एच, तो ये कितना आ जाएगा, -2, तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 प्लस इसका कितना हो जाएगा, इसका भी हाफ इंटू 1/√2h/g, 2h/g इंटू ये कितना आ जाएगा, 2h का 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ये इक्वल टू जीरो है। तो हम इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, तो हाफ यहाँ पे माइनस है, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हाफ ऑफ टू, यहाँ पे 2 था, 2h माइनस एच बाय जी इज इक्वल टू हाफ इंटू 2/√2
2h/g। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वाला इसके इक्वल हो गया। तो हमें एक पेज ऐड करना पड़ेगा, एक पेज ऐड कर देते। तो हमने इक्वल कर दिया किसको, तो 2h-h/g इज इक्वल टू 2h/g। ठीक है, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं तो क्या होगा, 2h-h/g इज इक्वल टू 2h/g। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, तो आ गया h-h इज इक्वल टू h। तो ये उधर जाएगा तो h इज इक्वल टू 2h। तो यहाँ से h/h की वैल्यू आ गई 2। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। h/h की वैल्यू पूछी तो h/h की वैल्यू हो जाएगी 2। तो मैं आंसर लिख देता हूँ, तो आंसर हो गया तुम्हारा 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 करना है। कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो गई कि यहाँ पे तुम्हें डिफरेंशिएशन करना था, इसको इक्वल टू 0 करना था मैक्सिमम कंडीशन के लिए। तो इस तरीके से तुम क्वेश्चन कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन एट एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ वर्टिकल रिस्पेक्टिवली फ्रॉम टॉप ऑफ अ 400 मीटर हाई टावर। इफ देयर रेंजेस एंड टाइम ऑफ फ्लाइट्स आर सेम, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वीए बाय वीबी इज क्या होगा। तो हमें बोल रहा है एक 400 मीटर टावर है, ठीक है, मैं बना देता हूँ। 400 मीटर टावर बना दिया, ये हमारा 400 मीटर। यहाँ से एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया है वर्टिकल से 45 डिग्री पे, और दूसरा पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया है 60 डिग्री से। ठीक है, इसको वीए, ये है वीबी। ठीक है, बोल रहा है दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज दोनों की सेम है। तो अगर किसी का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो उसका मतलब क्या है, उनकी वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g या यू वाई स्क्वायर बाय 2g होता है। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यू वाई स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, ये तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है मतलब यू वाई सेम हो जाएगा दोनों का। तो हम दोनों को यू वाई को कंपेयर कर देते हैं, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका यू ए, तो वी ए ऑफ कॉस 45 साइन 45 सॉरी कॉस 45 इस साइड, ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से करते हैं, क्लैरिटी ज्यादा रहती है। तो हॉरिजॉन्टल से पहले वाले का 45 एंगल है और सेकंड वाले का 30 डिग्री है। ठीक है, तो वी ए कॉस 40 वी ए साइन 45, वी ए साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू वी बी साइन 30 डिग्री। तो वी ए बाय √2 इज इक्वल टू वी बी इंटू हाफ। तो यहां से कितना आ जाएगा, तो यहां से वी ए बाय वी बी इज इक्वल टू 1/√2। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, वी ए बाय वी पी इज इक्वल टू 1/√2। अब तुम्हें यहाँ पे चारों में से कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो इसीलिए यहाँ लिखा वी चेंज ऑप्शन इन ऑफिशियल एनटीए पेपर, नो ऑप्शन वॉज करेक्ट। मतलब यहाँ पर जो भी ऑप्शन है ये एनटीए वाले ऑप्शन है, यहाँ पे कोई करेक्ट, यहाँ शायद ये गलत लिख दिया कि वी चेंज ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन चेंज नहीं किया, ये एनटीए वाले ऑप्शन ही उठा लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1/√2। बट यहाँ पर ये जो एनटीए ने ऑप्शन दिए थे वो ये वाले हैं, तो यहाँ पर कोई भी करेक्ट नहीं था। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट ऑफ h इज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है जो u वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, एंगल ऑफ कितना है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है। ठीक है, पार्टिकल ने प्रोजेक्टाइल किया होगा इस तरीके से, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल, ये मैक्सिमम हाइट हो गई। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, ये इतना पता है तुम्हें। ठीक है, मैंने मान लिया v वेलोसिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मुझे बताना है एंगुलर मोमेंटम बताना है अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे है, उस मैक्सिमम हाइट h इज, तो यहाँ पर हमें वो बताना है एंगुलर मोमेंटम। अब तुम्हें ये नहीं पता होगा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ, बस इतना से यूज है वो रोटेशन का कि तुम्हें एंगुलर मोमेंटम बता देता हूँ कि क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, एम वी आर। ठीक है, आर क्या होता है, इन दोनों का डिस्टेंस होता है, इस पार्टिकल का और जहां से तुम्हें निकालना है आर। ठीक है, तो अगर हम एम वी आर होते हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो या तो वेलोसिटी का हम जो वेलोसिटी लेते हैं वो परपेंडिकुलर लेते हैं, या हम आर परपेंडिकुलर लेते हैं। आर परपेंडिकुलर का मतलब हो गया तुम्हारा
ये आर परपेंडिकुलर। तो हम एम वी आर निकालते हैं, तो या तो एम वी परपेंडिकुलर आर लेते हैं या हम एम वी आर परपेंडिकुलर लेते हैं। तो जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इजी होता है निकालना वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या इजी होगा, तो हमारा आर परपेंडिकुलर इजी होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक हाइट ही है, तुम्हारी एच मैक्स है। तो हमें एच मैक्स इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर हो गया, तो हम इजीली वो निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले वेलोसिटी तो दिया हुआ है, तो मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है एम, तो एंगुलर मोमेंटम लिख देते हैं, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम लिख दिया, एम इंटू वी। वी कितना है, वी जितना इनिशियल, देख हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वो चेंज नहीं होता, मतलब जो u cos 30 होगा वो तुम्हारा v के बराबर होगा। तो u cos 30 इक्वल टू v के बराबर होगा, तो यहाँ पे u cos 30 पुट कर देता हूँ, u इंटू कॉस 30 कितना होता है, √3/2, √3/2 इंटू v। v परपेंडिकुलर ले लो या आर परपेंडिकुलर ले लो, तो मैं आर परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। तो आर परपेंडिकुलर क्या होगा, एच मैक्स के बराबर होगा। तो एच मैक्स क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो 1/4 इंटू 2g। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर, सॉरी, ये आ गया u स्क्वायर बाय 8g। तो ये हो गया u स्क्वायर बाय 8g। तो हम इसको पुट करें तो क्या हो जाए, √3/2, √3/2 एम यू क्यूब बाय 8g। तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये 16g हो जाएगा, तो इसको मैं 16g लिख देता हूँ। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि यहाँ ऑप्शन देने चाहिए थे, जो पेपर में ऑप्शन थे वो वाले ऑप्शन नहीं दिए, तो उसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा √3, यहाँ पे हाँ, √3 mu³/16g, ये तुम्हारा आंसर होगा। तो तुम्हें अगर जो ऑफिशियल कहीं ये क्वेश्चन मिले तो तुम चेक कर लेना, ये वाला ऑप्शन दिया होगा, तो ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल। तो एच मैक्स बता रहा है, एच मैक्स 1 बाय एच मैक्स 2 निकालना है। तो एच मैक्स 1 क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होगा। तो दोनों में से 2g तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, ये जो कि है 30 डिग्री। तो यू स्क्वायर, और दोनों की स्पीड भी सेम दी है, तो यू स्क्वायर लिख देते हैं, फिर भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमें इसका रेशियो लेना है, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, तो ये होता है 1/4, और साइन स्क्वायर 60 कितना होता है, वो होता है √3/2, तो √3 का क्या होगा, 3/4, तो ये आ जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1:3, तो 1:3 ऑप्शन नंबर 4। तो ये काफी इजी, ये वाला तो काफी इजी क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो इस तरह से तुम क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या बोल रहा है, अगर तुम्हें कोई भी पार्ट समझ में ना आए ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मेरे को समझ में आए कि तुम्हें क्या पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है, तो मैं अपने आप को इंप्रूव करता रहूंगा। अगर जो जो तुम सजेशन बताते रहोगे मैं इंप्रूव करता रहूंगा। तो बस कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो क्या समझ नहीं आ रहा। अगर मेरी पेस फास्ट है तो मैं स्लो कर दूंगा, अगर स्लो है तो फास्ट कर दूंगा, तो वो बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्या है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय, तो एक पार्टिकल है जिसको हमने कुछ भी वेलोसिटी मान लो यू से फेंका है एंगल थीटा पे, इसकी ट्रेजेक्ट्री ये हो गया, इसका पाथ पैराबोल मतलब प्रोजेक्टाइल पाथ हो गया, ठीक है, जो कि पैराबोलिक, वेयर एक्स एंड वाई आर मेजर्ड इन मीटर, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। तो हमें मैक्सिमम हाइट बताने है, और ये जो ट्रेजेक्ट्री का जो पाथ है इसकी इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो मैक्सिमम हाइट का जो मैंने यहां पर भी बताया था, कहां पर बताया था, एक सेकेंड, हाँ, मैक्सिमम हाइट का मतलब है डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करना है। तो सेम चीज हम यहां पर भी करेंगे। तो यहां पर भी हम इसको सबसे पहले dy/dx को 0 कर देंगे मैक्सिमम के लिए। तो हम dy/dx को 0 कर देते हैं, तो करा dy/dx इज इक्वल टू एक्स का हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x/20।
इसको हम 0 के इक्वल करते हैं, तो 2x/20 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x को अगर हमें क्योंकि निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये y है ना, ये है हमारा x, तो ये हमारा आ गया 10। तो हमें y निकालना है, तो हम y की इक्वेशन में पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 100/20। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स चला जाएगा, तो 10 माइनस 5, तो 5 मीटर। तो 5 मीटर इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया तुम्हारा थर्ड, जो कि है 5 मीटर। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें आंसर पहले ही टिक किया हुआ है, रुको। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अ चाइल्ड ऑफ मास 5 kg इज गोइंग अराउंड अ मैरीगो that makes one rotation in 3.14 second. The radius of the merry-go-round is 2 meter. The centrifugal force on the child will be. तो ये वाला सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन हमने किया था। कहाँ किया था, रुको बता देता हूँ। जहां हमें एक्सलेशन निकालना था, सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन कहाँ निकालना था, आई गेस हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिट्टो एस क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो मैं लिख देता हूं, तो तुम्हें थोड़ा होमवर्क भी मिल जाएगा, तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि अगर समझ पता चल जाएगा मुझे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है कि क्या है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, बता देता हूँ अगर फिर भी नहीं समझ में आया। तो ये बोल रहा है रेडियस है, ठीक है। तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है, यहाँ फोर्स निकालना है, वहां एक्सलेशन निकालना था। तो फोर्स क्या होता है, mv²/r। ये वाला तुम फॉर्मूला लगाओगे, आर तुम्हें गिवन है, एम तुम्हें 5 kg दिया है, तो एम भी गिवन है, आर गिवन है, और यहां से तुम वन रोटेशन इन 3.14 सेकेंड है, तो यहां से तुम वेलोसिटी निकाल लोगे। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अरे मैं कर ही देता हूँ, चलो। v इज इक्वल टू 2πr, आर आर कितना दिया 2 मीटर, बाय 2πr बाय कितना टाइम 3.14, ठीक है। तो ये हो गया हमारी वेलोसिटी। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 2 बाय 3.14। तो यहाँ से 3.14 से 3.14 कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी आ गई तुम्हारी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकाल देते हैं। एम कितना है 5 kg, इंटू v² कितना दिया है 4 इंटू 4 बाय आर कितना है 2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 8 8 5 जा 40, तुम्हारा 40 न्यूटन आ गया। तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन इजी है। आगे मैं होमवर्क भी दूंगा इस टाइप से, अगर तो तुम्हें सॉल्व करके उसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा, ठीक है। ताकि इंटरेक्टिव होनी चाहिए थोड़ी क्लास, तभी मजा आता है कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, two bodies are projected from the ground with same speed 40 meter per second at two different angle with respect to horizontal. The body were found to have same range. If one of the body was projected at an angle of 60 degree with horizontal, then sum of the maximum height attained by the two projectile is. तो हमें क्या बोल रहा है कि दोनों की रेंज सेम है, तो हम दोनों की रेंज सेम कर देते हैं। रेंज अगर किसी दो ऑब्जेक्ट की, अगर दो पार्टिकल की रेंज सेम होती है, इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है कि दोनों के जो एंगल है, मतलब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी θ1 एंड θ2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का समीशन, कॉम्प्लीमेंट्री यानी दोनों का समीशन तुम्हारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि स्पीड इनकी दोनों की 40 मीटर पर सेकेंड है, और एक के जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया है, किससे, हॉरिजॉन्टल से। तो हमें दोनों की हाइट का समीशन बताना है, यानी h1 h2। जैसे एक पार्टिकल है जिसको हमने फेंका 60 डिग्री से, ठीक है, 60 डिग्री से 40 मीटर पर सेकंड से, ये स्पीड हो गई, ये इसने प्रोजेक्टल किया। दूसरे को मैंने मान लिया थीटा एंगल से फेंका, वो मुझे पता है 30 डिग्री होगा, बट मान लिया मैंने थीटा एंगल से फेंका। इसने जो प्रोजेक्टाइल किया वो ये किया। अब दोनों की हाइट आई होगी h1, इसकी h1 हाइट आई होगी, और इस वाले के लिए h2 हाइट आई होगी। तो हमें बोल रहा है h1 प्लस h2 निकालना है। तो हमें h1 प्लस h2 निकालना है। तो हमें जो पता है कि अगर दोनों की रेंज सेम है, मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों का समीशन 90 होगा। तो मतलब अगर एक एंगल 60 है तो दूसरा एंगल 30 डिग्री होगा। अब हमें h1 h2 निकालना है, सब कुछ तो दिया हुआ है। तो सबसे पहले h1 के लिए निकाल देते हैं। तो h1 क्या होगा, u² यानी 40 इंटू 40। पहले के लिए एंगल 30 डिग्री मान लेते हैं, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाय 2g, जो कि हो गया 40 इंटू 40
इंटू साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा 1/4 इंटू 2 इंटू जी 10। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2, तो यहाँ पे 20 आ गया। अब H2 निकाल लेते हैं। तो H2 कितना होगा 40 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 कितना होता है 3/4, तो 3/4 इंटू 2G, 2 इंटू जी से जी ये कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 20 जा गया, यानी ये हो गया 60। तो H1 प्लस H2 कितना हो जाएगा, H1 प्लस H2 हो गया तुम्हारा 20 प्लस 60 जो कि हो गया तुम्हारे 80 मीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि तुम्हें दोनों की रेंज सेम दे दी, रेंज सेम दे दी मतलब दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। एक एंगल दे दिया तो दूसरा एंगल तुम्हें निकल जाएगा, दोनों हाइट निकालनी है और उनका समीशन बताना है। तो तुम्हारा आंसर हो गया 80 मीटर। तो इसका आंसर 80 मीटर हो जाएगा, मैं लिख देता हूं। तो आंसर हो गया 80। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड इज u at the highest point during its motion the speed of projectile is √3/2u the time of flight of the projectile। ठीक है, तो ये एक पार्टिकल था, इसको इनिशियल स्पीड u से फेंका, ठीक है, इनिशियल स्पीड u से फेंका, एंगल बोल देते कुछ भी, एंगल थीटा बोल देते, थीटा एंगल से फेंका। ये बोल रहा है कि जब अपने मोशन पे ये जब ड्यूरिंग इट्स मोशन हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी जो स्पीड थी वो थी √3/2u। ठीक है, तो एक और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है वो चेंज नहीं होती। तो ऊपर तो यहाँ पर इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, वो है u cos थीटा, और फाइनल जो मैक्सिमम हाइट पे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है और वर्टिकल तो कुछ नहीं होता। तो हॉरिजॉन्टल कितनी दी है, वो दी है √3/2u। तो यहां से u से u कैंसिल हो गया। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 कब होता है, तो ये होता है 30 डिग्री पे। cos थीटा एक सेकंड, cos थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा आ गया √3/2। तो थीटा यहां से कितना आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। तो थीटा आ गया। अब क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा बाय जी। तो यहाँ पे 2 दिया है, u कितना दिया है, u दिया है तुम्हारा, u दिया है, सिर्फ u दिया है। साइन थीटा कितना होगा, तो साइन ऑफ 30 कितना हो जाता है, हाफ, हाफ इंटू जी। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा u/g। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आंसर। तो सेकंड आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को तुम सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, the maximum vertical height to which a man can throw a ball is 136 meter. The maximum horizontal distance up to which he can throw the same ball. तो बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको हम मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तक जितना फेंक सकते हैं वो है 136 मीटर। तो अगर हमें किसी पार्टिकल को एकदम मैक्सिमम हाइट तक फेंकना है तो हम उसको क्या फेंकेंगे, एकदम 90 डिग्री पे सीधा स्ट्रेट फेंकेंगे। तो अगर हम इस पार्टिकल को सीधा स्ट्रेट फेंकेंगे तभी उसको मैक्सिमम हाइट तक फेंक सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल पे फेंकेंगे तो थोड़ी हाइट कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट बोल रहा है कितने फेंक सकते हैं। अब मैक्सिमम हाइट क्या होता है, तो एच मैक्स होता है तुम्हारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2g। तो यहाँ पर जो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये वैल्यू हो गया u²/2g। तो u²/2g किसके बराबर दिया है, 136 मीटर। अब बोल रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। तो सेम बॉल है मतलब u सेम हो गया। अब बोल रहा है कि इसको मैक्सिमम किस डिस्टेंस तक फेंका जा सकता है, रेंज पूछा है। तो रेंज मैक्सिमम कब होती है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होती है। तो हमें रेंज निकालने हैं। तो रेंज क्या होता है तुम्हारा u² साइन 2 थीटा बाय जी, u² साइन 2 थीटा बाय जी। तो अगर थीटा 45 है तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90। साइन 90 इज इक्वल टू कितना होगा, u वो 1 होता है। तो ये हो जाएगा u²/g। तो तुम्हें u²/2g की वैल्यू 136 दिया है, तो यहां से तुम u²/g की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 136, जो कि हो गया तुम्हारा 272 मीटर। तो यही हो गया u², तो इसकी वैल्यू हो गई 272 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन बहुत इजी था, आराम से सॉल्व कर सकते थे। बस क्वेश्चन समझना था कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन कोई गलत समझ गया तो क्वेश्चन आंसर गलत आ जाएगा, अदरवाइज बहुत इजी क्वेश्चन था।
अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विथ इनिशियल वेलोसिटी u at an angle theta. The projectile motion is such that the horizontal r is maximum. Another object is projected in the air with a horizontal range half of the range of the first object. The initial velocity remains same in both the cases. The value of angle of projection at which the second ball is projected. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सॉल्व करना, उसके बाद तुम वीडियो को स्टार्ट करना वापस। तो बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको मैंने फेंका कुछ एंगल से, ठीक है, और u वेलोसिटी से फेंक दिया। बोल रहा है कि द प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज r इज मैक्सिमम, यानी कि ये जो r है ये मैक्सिमम है। r मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। तो यहाँ पर जो r मैक्सिमम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो साइन 2 थीटा यानी साइन 90 डिग्री, तो वो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। तो तुम्हारी रेंज पहले की आ गई ये यू स्क्वायर बाई जी। सेकंड की बोल रहे हैं रेंज हाफ हो गई, तो रेंज r बाई 2 हो गई। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। हमें क्या बोलना है, वैल्यू ऑफ थीटा ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो हम r1 बाय r2 डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी बाय r बाय 2। 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। जी ऊपर चला जाएगा, रुको, जी ऊपर चला गया। तो यहाँ से जी कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारा आया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ गया, तो ये हो गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो यानी कि 2 थीटा हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा हमारा किसके बराबर आ गया, 15 डिग्री। तो यही हमसे पूछा है, तो 15 डिग्री आंसर हो गया। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था कि जो क्वेश्चन में जो डाटा दिया है ना उसको अगर तुम सही से समझ गए तो क्वेश्चन बहुत इजी है, तुमसे सॉल्व हो जाएगा, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एट टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ हाइट 7z सेंटीमीटर इन अ प्लेन कीपिंग z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स पोजीशन अलोंग द x एंड y डायरेक्शन आर डिफाइंड एज x इज इक्वल टू, तो तुम्हारा जो x में डायरेक्शन दिया हुआ है वो दिया है सॉरी 3t, और y में क्या दिया है 5t क्यूब। तो हमें बोल रहा है एक्सलेशन बताना है t इक्वल टू 1, एक्सलेशन बताना है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम क्योंकि z में तो सिर्फ पोजीशन फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो ना वेलोसिटी है ना एक्सलेशन है। ठीक है, x में देखते हैं तो vx निकालेंगे तो वो कितना हो गया 3, ax निकालेंगे वो कितना हो गया 0। ठीक है, y में देखेंगे तो vy कितना हो जाएगा 15t स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट किया और कुछ नहीं किया, तो vy हो गया 15t स्क्वायर, और ay क्या हो जाएगा, तो 30t। हमें कितने में निकालना है, एट t इक्वल टू 1, तो ay इज इक्वल टू हो गया हमारा 30 j 1 हो गया, तो हो गया 30, और डायरेक्शन कौन सी है जे, तो 30 जे के, तो 30 जे के या 30 वाई बोल सकते हो। तो वाई डायरेक्शन है तो जे नहीं बोला, तो यहाँ पे 30 वाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, मतलब इतने इजी इजी क्वेश्चन भी आते हैं, तो तुम्हें बस क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखना है, बस इतना ही मैं बोल रहा हूँ हर बार। अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉडी is observed to pass through a point 20, 10. If t is the time of flight, then its momentum vector at time t equal to t by root 2. हमें मोमेंटम वेक्टर निकालना है, यानी p मोमेंटम वेक्टर जो कि होता है m इंटू वी। ठीक है, तो m इंटू वी वेक्टर, तो ये हमें मोमेंटम वेक्टर निकालना है। हमें कब क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है, ठीक है, इसका वेट 10 kg है, ठीक है, 10 kg बोल दिया, u स्पीड से बोल देते हैं, u स्पीड से जा रहा है, एंगल कितना दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री है, तो इसने ये वाला पैराबोलिक पाथ किया होगा। ठीक है, अब बोल रहा है एक पॉइंट है, ये पार्टिकल इस 20, 10 से पास होता है, मतलब 20, 10 से पास होता है, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 10, और ये हो गया तेरा डिस्टेंस 20। तो ये बोल रहा है कि यहां से ये पास हो रहा है। ठीक है,
और टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया है? टाइम ऑफ फ्लाइट टी दिया है। और हमें क्या निकालना है? मोमेंटम वेक्टर निकालना है टी इक्वल टू टी बाय रूट टू। तो टी बाय रूट टू पे अगर हमें मोमेंटम निकालना है तो हमें वेलोसिटी निकालनी होगी। वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता ऐसे क्वेश्चन सिमिलरली आते रहते हैं, ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर ये पार्टिकल इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये इस पॉइंट से सेम ये इस पॉइंट पे जब पास हो रहा होगा तो इसकी जो क्या बोलते हैं रेंज 10 होगी और हाइट होगी वो 20 होगी। तो जो टाइम इस पॉइंट पे पहुंचने में वो तो सेम होगा, सिंपल सी बात है। मतलब जो मैंने बोला नहीं समझ में आया मैं बताता हूँ। तो अगर मैं इस पार्टिकल के लिए इस पॉइंट के लिए मैं निकालूं, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालूं, तो वो कितनी है? 20। और वेलोसिटी कितनी हो गई? u cos 45। u cos 45 कितना होगा? u बाय रूट टू इंटू टाइम, टाइम t। ठीक है, हो गया। और एक्सलेशन कुछ नहीं है तो ठीक है, हो गया। सेकेंड इक्वेशन है y में, मतलब जो वी वाई में निकालना है, एस वाई डिस्टेंस s हो गया। स्पीड कितनी हो गई? u बाय रूट टू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब समझ में आ गया टाइम तो इक्वल क्यों होगा? क्योंकि एक पार्टिकल जहां से पास हो रहा है वहां पर दोनों के लिए टाइम तो सेम ही होगा ना, तो इसीलिए टाइम सेम हो गया दोनों को। इक्वेशन तो यहाँ बाय यू बाय रूट टू टी की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ, तो 10 इज इक्वल टू 20 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो हाफ जी टी स्क्वायर आ गया 10। तो ये हो गया, जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, जी की वैल्यू हो गई, तो यहाँ से हमारा टी आ जाएगा 20, 20 बाय 10 2। तो यहाँ से रूट टू से, तो ये हमारा t इक्वल टू रूट टू सेकेंड आ गया। तो हमें इस पार्टिकल ने पास किया जब इसको टाइम लगा t इक्वल टू रूट टू सेकेंड। अब हमें बोल रहा है टाइम ऑफ तो यहाँ पे हमें t बाय रूट टू आ गया। तो अगर हम इस t को इसमें पुट करें तो हमारा u आ जाएगा। तो अगर हम इसमें यहाँ पुट करते हैं तो 20 इज इक्वल टू यू बाय रूट टू इंटू रूट टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा u आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा u आ गया। अब मेरे पास u आ गया, तो अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट t दिया है, उसमें वैल्यू नहीं दी है, तो मैं उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करूंगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? t वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय यू स्क्वायर साइन, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट ये नहीं होता, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाय जी, जो कि हो गया 2 इंटू साइन यू कितना आया? यू आया तुम्हारा 20 और साइन थीटा कितना है? थीटा है 45, तो साइन थीटा हो गया 1 बाय रूट टू, तो 1 बाय रूट टू इंटू जी 10। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये रूट टू से ये हो गया, तो यहाँ रूट टू बचा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 रूट टू, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 रूट टू आ गया। अब हमें क्या बोल रहा है? मोमेंटम वेक्टर कब निकालना है? मोमेंटम वेक्टर निकालना है टी इक्वल टू टी बाय रूट टू पे, मतलब टी बाय रूट टू पे हमें मोमेंटम वेक्टर निकालना है, मतलब 2 बाय रूट टू बाय 2 बाय रूट टू। तो हमें 2 सेकंड पे मोमेंटम वेक्टर निकालना है। 2 सेकंड पे मोमेंटम वेक्टर निकालने के लिए तो हमें वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी क्या होगी? वी एक्स निकालना होगा और एक वी वाई निकालना होगा। तो वी एक्स कितना होगा? वी एक्स तो चेंज ही नहीं होता, तो जो यहाँ पर वी एक्स था वही वी एक्स वहां होगा। तो ये कितना हुआ? 20 cos 45, cos 45 कितना होता है? रूट टू। तो ये हो गई वी एक्स। वी वाई क्या होगा? कितने सेकंड पे निकालना है? टाइम 2 सेकंड पे, हाँ 2 सेकंड पे निकालना है। तो ये हो गया 20 बाय रूट टू माइनस u इज इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस 80 लगा रहा हूँ, तो v u हो गया, प्लस नेगेटिव में है तो माइनस v इज इक्वल टू यू प्लस ए। एक्सलेशन कितना है? 10 इंटू टी कितना है? 2 सेकंड। तो यहाँ से आ गया 20 बाय रूट टू माइनस 220। ठीक है, तो अब मोमेंटम वेक्टर क्या होगा? m इंटू वी। तो v, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, m कितना दिया है? m दिया है 10 के जी, 10 हो गया। वेलोसिटी कितनी है? x में कितना दिया है? 20 बाय रूट टू आई कैप प्लस 20 बाय रूट टू माइनस 20 जे कैप, ये हो गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं,
तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 100√2 आई कैप प्लस 20, तो यहाँ से ये हो गया 10√2, 10√2 100√2 प्लस 100√2, ये हो गया, सॉरी 20 था यहाँ पे, तो ये हो गया -200 जे कैप। तो ये तुम्हारी वेलोसिटी हो गई, सॉरी मोमेंटम हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं, तो 100√2 आई कैप, 100√2 -200, 100√2 आई कैप, 100√2 -200, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है। हाँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो समझ में आ गया होगा कैसे किया है। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से बैक करके वापस चेक कर लेना कि कैसे किया है सॉल्व, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज यूनिट वेक्टर एंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज y इक्वल टू 5x x1 माइनस x, द y कंपोनेंट वेक्टर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। हमें vy पूछा है, vy पूछा है और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया है। तो वो क्या दिया है, y इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5x माइनस 5x², ये तुम्हें इक्वेशन दिया है और तुम्हें वी वाई निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट मार देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी करेंगे, तो डी वाई बाई डी टी 5 dx/dt माइनस माइनस 10x/dt, ये तुम्हारा आ गया। अगर अभी तुम्हें ये वाले स्टेप समझ में नहीं आया तो तुम्हें चेन रूल देखना पड़ेगा। चेन रूल में तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कैसे डिफरेंशिएट किया। अगर मेरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देता, इसका लिख देता 5 माइनस 10x। बट मेरे को यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो वो इस तरीके से डिफरेंशिएट होगा। ये तुम चेन रूल है, तुम चेक कर लेना कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वी वाई, ये आ गया 5, ये dx/dt क्या होगा, vx माइनस 10x, dx/dt क्या हो, vx। अब बोल रहा है हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है यूनिट वेक्टर, यानी इनिशियल वेलोसिटी vx दिया हुआ है 1, 1 दिया है। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, कब निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन पे, मतलब इनिशियल y कंपोनेंट में वेलोसिटी निकालना है, मतलब x 0 हो गया, तो ये वाला टर्म तो हट ही गया, ये 0 हो गया, तो vy इज इक्वल टू 5vx है, और vx इनिशियली कितना है 1, तो vy इज इक्वल टू 5 आ गया, तो 5 j कैप। तो इसका आंसर हो गया 5। ये क्वेश्चन भी सिंपल था, काफी सिंपल क्वेश्चन था, तो तुम्हें बस समझना है कि कैसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। क्या एक हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल अल्फा, अल्फा दिया ना, हाँ, और वेलोसिटी कितना 20 मीटर। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स इंक्लिनेशन, ये हम इसने पात लिया, ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल इज बीटा, मान लेते हैं ये इसकी वेलोसिटी हो गई 10 सेकेंड के बाद। आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड यहाँ पे वेलोसिटी हो गई v, और इसका जो इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से हो गया वो बीटा। द वैल्यू ऑफ 10 बीटा, 10 बीटा हमें निकालना है, ठीक है। तो एक चीज हमें जो सबसे पहली चीज पता है कि जो 20 कॉस अल्फा है वो v कॉस बीटा के बराबर होगा, ये चीज समझ में आती है, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई 1। इसके बाद क्या बोल रहा है कि 10 सेकंड के बाद निकालना है, तो 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमारी vx वाली वेलोसिटी हो गई। vy की वेलोसिटी क्या होगी, तो v साइन बीटा, v साइन बीटा किसके बराबर हो गया, u प्लस 80, तो u कितना हो गया 20 साइन अल्फा माइनस ए कितना g इंटू टी इंटू 10, ठीक है। तो अब यहां से हम v निकालते हैं, v कितना आ जाएगा 20 साइन अल्फा माइनस 10g, 10g को g 10 लेना है, तो यहाँ पे हो गया 100 बाय साइन बीटा। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 को मैं अगर इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो हमारा क्या आएगा, तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 20 कॉस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू v कितना हुआ 20 साइन अल्फा माइनस 100 बाय साइन बीटा
या साइन बीटा था, यहाँ कॉस बीटा था, कॉस बीटा बाय साइन बीटा। अब तुम्हें ये आ रहा होगा दिमाग में कि आपने ये सोचा कैसे कि इसमें ये पुट करना है, क्योंकि मेरे को देखो क्वेश्चन में पूछा है टेन बीटा पूछा है, टेन बीटा क्या होगा, साइन बीटा बाय कॉस बीटा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट किया, क्योंकि अब मैं इसको उधर ले जाऊंगा और इसको नीचे ले जाऊंगा तो मेरा टेन बीटा आ जाएगा। तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ, उसको ऊपर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे हुआ साइन बीटा बाय, इसको नीचे लाया कॉस बीटा, और ये जो 20 लिखा है इसको नीचे ले जाऊंगा और कॉस अल्फा को नीचे ले जाऊंगा। तो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। कॉस, अरे शिट, एक सेकंड। हम्म, तो यहाँ पर आया कॉस बीटा, तो यह हुआ 20 साइन अल्फा माइनस 100 बाय 20 कॉस अल्फा। तो ये आ गया हमारा टेन बीटा, ये आ गया 20 कॉस अल्फा से 20 20 कैंसिल हो गया, ये आ गया टेन अल्फा, ये हो गया 5 सेक अल्फा। तो ये हमारा टेन बीटा हो गया, टेन बीटा किसके बराबर है, तो टेन बीटा आ गया टेन अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा, टेन बीटा हो गया टेन अल्फा माइनस सेक 5 सेक अल्फा। तो ये ऑप्शन तुम्हारा हो गया बी, तो बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करना है। समझ में आ गया कि कैसे किया है, क्वेश्चन नंबर 18 इस तरीके से सॉल्व किया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, अ फाइटर जेट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ सर्टेन एल्टीट्यूड विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट passes directly overhead an anti-craft gun. Bullet is fired from the gun at an angle theta with the horizontal to hit the jet. If the bullet speed is 400 मीटर पर सेकेंड, the value of theta. सबसे पहले मैं एक फ्लाइट जेट बना देता हूँ। अब मैंने अच्छा नहीं बनाया तो कुछ बोलना नहीं, ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये किस स्पीड से उड़ रहा है, 200 मीटर पर सेकेंड। जब ये मेरी एंटी क्राफ्ट गन है, बना दिया, कैसे भी बनाते मेरे को नहीं आती गन बनानी, ठीक है मैंने बना दिया, जो भी है। यहां से, सॉरी, ये गन थोड़ी एंगल पे है, ये मैंने एंगल थीटा है। तो जब ये इसके एकदम ओवरहेड पे था, तब यहाँ पे ये एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल बनाया, विथ हॉरिजॉन्टल टू हिट द जेट। तो ये कुछ स्पीड से, और बुलेट की स्पीड कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट की स्पीड है 400 मीटर से, थीटा पूछा है। तो ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा। तो कौन से केस में ये इसको हिट करेगा, हिट तभी तो कर पाएगा जब दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी। अगर दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम नहीं होगी तो ये आगे निकल जाएगा, ऐसे ये आगे निकल जाएगा, और बुलेट यहाँ से, ये मतलब एरोप्लेन, ये जो जेट होगा वो यहाँ होगा, और बुलेट यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो इसको हिट करने के लिए एक ही केस है कि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी, अगर फाइनल वो वर्टिकल वेलोसिटी अलग होगी तो वो डिपेंड करेगा तुम्हारा कितना टाइम लगता है। अगर वर्टिकल ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, वर्टिकल कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होना चाहिए अगर हिट करना है। तो 200 इज इक्वल टू 400 कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हाफ। तो कॉस थीटा हाफ कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है। तो आंसर आ गया थीटा इक्वल टू 60। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, बस तुम्हें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर वो वेलोसिटी दोनों की सेम होगी हॉरिजॉन्टल, तभी वो हिट कर पाएगा, अदरवाइज वो हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अदरवाइज वो पास हो जाएगा, वो फ्लाइट आगे निकल जाएगी, जेट और सिर्फ बुलेट ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19।
तो आप क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी थ्रोन विथ सेम वेलोसिटी यू एट टू डिफरेंट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल अटेन द सेम रेंज आर। If A and B reach the maximum height h1 and h2 respectively, then R is equal to 4 root h1 h2। और इसका रीजन बोल रहा है क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट है h1 h2 का, वो इसके बराबर है। तो अब हमें चेक करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन बोलते हैं। तो अगर ये दोनों की रेंज सेम है, रेंज इज इक्वल टू सेम है, तो जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। मतलब कि जो थीटा 1 है वो 90 माइनस थीटा 2 हो जाए, 90 माइनस थीटा 2 होगा। तो अगर हम दोनों साइड साइन ले लेते हैं, साइन थीटा 1 लिया तो ये होगा साइन 90 माइनस थीटा 2। तो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा 2। और सिमिलरली अगर हम दोनों साइड कॉस लेंगे तो कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2। तो ये दो रिलेशन हमें निकल गए, ठीक है। अब बोल रहा है कि रेंज H1 और H2 क्या होगा, तो H1 H2 निकालते हैं। ये बोल रहा है ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता, तो हम ये रिलेशन चेक कर लेते हैं। तो रेंज हमें पता है, रेंज क्या होती है, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ये होता है। अब हम H1 H2 लेंगे, उसका रूट लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चेक करेंगे कि ये रेंज के बराबर है कि नहीं। अगर ये रेंज के बराबर सही है तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट हो जाएगा, असर्शन तो सही हो जाएगा। हम चेक करते हैं, तो H1 लिखते हैं। तो H1 क्या होगा, u² साइन थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय 2g। और H2 लिखते हैं, H2 हो जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा 2 बाय 2g। ये हो गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो H1 H2 किसके बराबर हो गया, H1 H2 हो गया u4 साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 बाय 4g²। हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट, इसका अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट बराबर हो गया u² साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 बाय 2g। अब अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 रूट h1 h2 लिखते हैं, 4 रूट h1 h2। तो ये किसके बराबर, 4 यहाँ पे आएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2u² साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 बाय जी। अब सिमिलरली यहाँ पर जो साइन थीटा 2 है, साइन थीटा 2 को मैं क्या लिख सकता है, कॉस थीटा 1। तो मैं 4 रूट h1 h2 इज इक्वल टू 2u² साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू जी। अब मैं रेंज लिखता हूं, तो रेंज अगर मैं लिखा तो रेंज क्या हुआ, r इज इक्वल टू 2u², वो भी होता है साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 बाय जी। तो रेंज और जो मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन निकाला दोनों सेम आ गए, तो सेम आ गए मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है। अब सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है H1 H2 किसके बराबर है, u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो पहला का u² साइन स्क्वायर थीटा थीटा 1 बाय 2g, और H2 क्या दिया, u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा 2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो अगर हम, वही बोल रहा है कि H1 H2 इसके बराबर हो गया, तो वो हो गया, सही बात है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 2 के बराबर हो जाएगा, सही बात है। तो कॉस दोनों का एंगल तो बराबर हो गया। समझे नहीं, मैं फिर से बता देता हूं। तो अगर हम वो लिखते हैं H1 H2 लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ थीटा 1, तो H1 H2 लिखेंगे तो ये हो गया पहला, तो u² साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय 2g, और सेकेंड टर्म है u² साइन स्क्वायर थीटा 2 बाय 2g। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा 2 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा 2। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा 2 को क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा 2 को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय 2g। तो यही तो ऑप्शन दिया है। u², यहाँ पर इसने, मैंने थीटा 1 ले लिया, इसने सिर्फ थीटा लिया है, तो u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u² साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय 2g, u² कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय 2g, u² कॉस स्क्वायर। तो ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो यही रीजन हुआ, क्योंकि ये इसका 4 रूट h1 h2 r के बराबर कब आया, जब ये वाली चीज हुई, जब ये चीज हुई तभी तो ये r के बराबर आया। तो मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए आंसर हो जाएगा। तो रीजनिंग वाले थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाते हैं अगर तुमने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझा। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पता है बच्चों को होता है कि ये ए एंड यहाँ तक तो निकाल लिया बच्चे ने कि ए एंड आर दोनों ट्रू है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है कि हाँ अगर इसके होने से ऊपर वाला असर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चेक करना है। तो हाँ अगर ये हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट होगा कि तभी जाकर आर इज इक्वल टू 4√H1H2 होगा। तो इसीलिए ये वाला आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? द रेंजेस एंड हाइट फॉर टू प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल 42 डिग्री एंड 48 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल आर R1 एंड R2 एट एंड H1 एंड H2 रिस्पेक्टिवली। यानी एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। R1 R2 और H1 H2 दिया हुआ है। बट एक चीज तुमने नोटिस करी, जो एंगल है एक है 42 डिग्री, दूसरा है 48 डिग्री। तो अगर तुम सम करोगे 42 प्लस 48 प्लस 42 वो होगा तुम्हारा 90 डिग्री। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मतलब दोनों की रेंज सेम होगी, यानी R1 प्लस R2 जीरो इक्वल होंगे। तो R1 R2 कौन से में इक्वल है? सेकंड और फोर्थ में, यानी फर्स्ट और थर्ड तो ऑप्शन सीधा हट गया। अब बात करते हैं H1 और H2 किसका ज्यादा होगा। तो ज्यादा उसका होगा जिसका साइन थीटा ज्यादा होगा, क्योंकि जो एच मैक्स होता है वो क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है। तो जिसका साइन थीटा ज्यादा होगा उसकी एच मैक्स ज्यादा होगी। तो अब साइन थीटा क्या कैसा ग्राफ होता है? साइन जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ती है। तो किसका ज्यादा है थीटा? तो थीटा 48 डिग्री वाले का ज्यादा है, यानी R2 का ज्यादा है, मतलब H2 का ज्यादा है। तो हमारा आंसर होगा R1 इज इक्वल टू R2 एंड H2 इज ग्रेटर देन H1। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो सेकंड तुम्हारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर हो गया। तो इस तरीके से तुम्हारा सेकंड आंसर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड v at an altitude h has to drop a food packet for a man on the ground. What is the distance of a helicopter from the man when the food packet is dropped? ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर है। मैं हेलीकॉप्टर बना लेता हूँ, मेरे से जैसा हेलीकॉप्टर बनेगा खुश रहना। मेरे को ज्यादा अच्छा बनाना नहीं आता है, मैं सिर्फ वैसे ही बना रहा हूँ हेलीकॉप्टर। ठीक है, जो भी है मान लो हेलीकॉप्टर है। इतना ज्यादा हेलीकॉप्टर से क्या करना है तुम्हें? हेलीकॉप्टर है, ये स्पीड v से जा रहा है, ठीक है, और हाइट कितने पे है? एल्टीट्यूड h एल्टीट्यूड पे है, ठीक है, h हाइट पर है। इसने एक फूड पैकेट ड्रॉप किया जो कि यहाँ पर जो जमीन पे इंसान बैठा है उसके पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो ये इसने ड्रॉप किया, तो वो अब इसके पास वेलोसिटी है, तो ये पार्टिकल यूं आएगा, ठीक है, क्योंकि एक वेलोसिटी है जो तुम्हारी डायरेक्शन में नीचे h है, इधर ग्रेविटी लग रही है और इस साइड में तुम्हारी वेलोसिटी लग रही है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो ये ऐसे पार्टिकल जाएगा। तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन, यानी कि ये डिस्टेंस पूछा है तुम्हें, जो ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं, मैं इसको s बोल देता हूँ। तो s पूछा है, तो अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? एस निकालने के लिए मेरे को दो चीजें निकालनी, एक एच और दूसरा आर। एच फिर मैं पाइथागोरस लगा दूंगा, पाइथागोरस लगा के क्या करूंगा? एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये करूंगा तो मेरा आ जाएगा एस। तो मैं एच निकालता हूँ, एच तो मुझे गिवन है तो एच का तो निकालने की जरूरत नहीं है, आर निकालता हूँ। तो आर क्या होगा? आर होगा यू एक्स इंटू टी, यानी इसको कितना टाइम ऑफ फ्लाइट मिल रहा है उतनी स्पीड से ये जा रहा है। अब यू एक्स वी के बराबर दिया है, तो v इंटू टी। तो अब मैं t निकालता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला लगाता हूँ, एस कितना है? h इज इक्वल टू यू टी। यू तो इनिशियल जीरो है, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से t क्या आ जाएगा? 2h बाय जी, तो √2h/g। तो ये मेरा टाइम आ गया। तो ये टाइम आ गया। तो अब मेरे को क्या निकालना है? एच दिया है आर। अब मैं ये वाला पुट करूंगा यहाँ पर, तो आर आ जाएगा। तो आर कितना होगा? v इंटू 2h/g।
तब मैं पाइथागोरस लगा के आंसर निकालता हूँ। तो एस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर कितना है, वी इंटू इसका स्क्वायर करेंगे, तो वी स्क्वायर बाय 2h/g, 2h v² बाय g, 2h v² बाय g प्लस h²। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखते कौन सा है, 2h v² बाय g, 2h v² बाय g प्लस h²। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, काफी सिंपल क्वेश्चन था, इजीली हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे करते हैं। तो 23 क्या बोल रहा है, अ प्लेयर किक्स अ फुटबॉल विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये पेन चेंज कर लेता हूँ। तो ये पेन है, पेन क्या, ये फुटबॉल है, प्लेयर ने इसको किक किया 25 मीटर पर सेकेंड से, कितने एंगल पर, 45 डिग्री पे, फ्रॉम द ग्राउंड। व्हाट आर द मैक्सिमम हाइट, इसने ये पाथ किया। तो यहाँ पे तुम्हें एच मैक्स ये होगा, और क्या बोल रहा है, टाइम टू रीच यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी यहां से लेके पार्टिकल इतना जो डिस्टेंस किया इसका टाइम पूछा है। तो ये क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। तो तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम निकालना होगा। तो ये कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे डिवाइड बाय 2 कर दोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2, तो तुम्हारा ये टाइम आ जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट। तो ये पता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट, और टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होते हैं नॉर्मल केस में, जब तक तुम्हारा रेजिस्टेंस फोर्स नहीं लग रहा हो। तो टाइम ऑफ लाइट निकाले, एच मैक्स निकालोगे, और तुम इसका सिंपल से, ये क्वेश्चन तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, होमवर्क है तुम्हारा, पहला होमवर्क है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि इंटरेक्टिव क्लास चाहिए ना, कि पता तो चले कि मुझे, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या, कैसे बेटर करना है। अगर स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड बता देना, स्पीड बढ़ानी है, अगर स्लो करनी है तो स्लो भी बता देना। जैसा तुम्हारा सजेशन रहेगा उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो उस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, द पार्टिकल मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r सच दैट r इज इक्वल टू l/√2, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो ये हमारी एक सीलिंग है, ठीक है। यहाँ से एक पार्टिकल को हमने वो स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, इसकी लेंथ l है, ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है, और यहाँ इसकी जो रेडियस दिया हुआ है r किसके बराबर दिया है, l/√2 है, ठीक है, l/√2। यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, स्पीड बतानी है। तो अगर मैं ये एंगल थीटा बोल देता हूँ, तो थीटा, तो अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा लिखूंगा तो r/l, आर किसके बराबर, l/√2, तो l/√2 इंटू रूट है इंटू एल। तो यहाँ से l कट गया, तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/√2 कितना होता है, तो यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। अब थीटा हमारा 45 डिग्री आ गया। अब मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम लगाऊंगा, मतलब एफबीडी, जो कि अभी तुम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अगर तुमने पढ़ लिया होगा तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो तुम एक बार के लिए स्किप भी कर सकते हो, या अगर मैं समझा दूंगा आराम से, बहुत इजी चीज है। कि ये पार्टिकल एम है, अगर ये पार्टिकल एम है तो ये नीचे फोर्स लगा रहा होगा एम जी, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग फोर्स होता है जो कि होता है टी, ठीक है। तो स्ट्रिंग फोर्स का एक ऊपर कंपोनेंट आएगा और एक साइड में कंपोनेंट आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई ना, स्किप कर सकते हो, बट अगर तुम्हें आ रहा है समझ में, या तुम पहले पढ़ चुके हो एनएलएम, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये अंदर वाला फोर्स मान लेते हैं टीसी है, और ऊपर वाला फोर्स मान लेते हैं टी जी बोल देते हैं, ठीक है, टी जी है। तो जो टीजी है वो किससे बैलेंस आउट हो रहा होगा, एमजी से, तो टीजी इज इक्वल टू एमजी से बैलेंस होगा। और जो टीसी है वो किसके बराबर होगा, वो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का काम करेगा, जो कि है mv²/r। तो हम अगर दोनों को, टी जी क्या है, तो ये टी जी इज इक्वल टू टी, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि बोलते हैं ना कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो जाएगा। तो टीजी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू टीजी, तो टीजी किसके बराबर है, टी कॉस थीटा, और टी कॉस थीटा किसके बराबर है, एमजी के बराबर। सिमिलरली टीसी किसके बराबर है, टी साइन थीटा, और टी साइन थीटा किसके बराबर है, mv²/r। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो इसको अगर मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, तो टेन थीटा आएगा यहाँ पे, टेन थीटा एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एम जी,
तो यहाँ आ जाएगा v² / rg। ठीक है। अब जो हमें थीटा दिया था, अब जो हमें थीटा दिया हुआ था वो था 45 डिग्री। तो tan 45 कितना होता है 1। तो यहां से हमारा आ जाएगा v² = rg। तो v किसके बराबर है, √r(g)। समझ आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा आंसर होगा। समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, द वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट ऑफ 12 मीटर इन अ टैंक हैविंग वर्टिकल साइड वॉल। तो एक टैंक बना देते हैं। ये हमारा टैंक है, इसमें 12 मीटर तक पानी भरा है। ठीक है, ये बोल देते हैं ये 12 मीटर है। ठीक है, यहां तक पानी भरा है। अब बोल रहा है कि आ होल इज मेड ऑन इन वन ऑफ द वॉल। तो मतलब हमने यहाँ पर कहीं होल बना दिया। ठीक है, एट अ डेप्थ h, यहां से मतलब h डेप्थ पे। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 - h। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, अब तो यहां से पानी कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। द वैल्यू ऑफ h फॉर विच द इमर्जिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर स्ट्राइक द ग्राउंड एट द मैक्सिमम रेंज। मतलब ये हमें r मैक्स करना है। ठीक है, r मैक्स करना है, तो उसके लिए हमें h बताना है। तो एक कंसेप्ट है, फ्लूइड्स का कंसेप्ट है कि यहां से जो वेलोसिटी निकलेगी, जो v निकलेगी, वो तुम्हारी 2gh के बराबर होगी। अब ये कैसे होगी, ये तुम्हें फ्लूइड जब चैप्टर पढ़ लोगे तब समझ में आ जाएगा, और अगर पढ़ चुके हो तो तुम्हें पता होगा कि कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gh है। तो इस केस को इस तरीके से समझो कि यहाँ से 12 - h हाइट है, पार्टिकल को वेलोसिटी मिली है v इज इक्वल टू 2gh। अब यहाँ पे हमसे r मैक्स पूछा है। ठीक है, r मैक्स पूछा है। तो सबसे पहले r मैक्स लिखते हैं, क्या होता है। तो डी आर मैक्स क्या होता है, आर मैक्स, तो आर क्या होगा, तो आर हमारा हो जाएगा वेलोसिटी कितने, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर मैक्स क्या होगा, √2gh, जो कि है वेलोसिटी 2gh इंटू टी। अब पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा इसके लिए, तो इसके लिए हाइट इसके दिए हुए कितनी, 12 - h। तो 12 - h, यू तो जीरो है, हाफ इंटू जी इंटू टी²। तो यहाँ से 12 - h/g का अंडर रूट। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो आर किसके बराबर आ जाएगा, √2gh इंटू 12 - h/g। अब हमें इसे मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम का मैंने कंसेप्ट बताया था कि इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी dr/dh इज इक्वल टू 0 कर देंगे फॉर मैक्सिमम कंडीशन, फॉर मैक्सिमम। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो इसको मैं अंदर ले जाता हूं, तो क्या लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू 2 × 2 4g। जी से जी तो कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जी तो हट गया। 4 √ इसको अंडर रूट को हाफ के फॉर्म में लिखेंगे, रुको। 4 4h 4h 12 - h, नीचे कुछ बचा नहीं। ठीक है, की पावर हाफ, ये हमारा हो गया। तो अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dr/dh करते हैं। तो dr/dh क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हाफ, ये वाला टर्म नीचे चला जाएगा, यानी 1/√ऑफ 4h 12 - h इंटू 4h 12 - h। तो इसको अगर मैं अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 4 × 48h माइनस 4h², ये आया। ठीक है, की पावर हाफ थी। तो यहाँ पर ये हो गया, इंटू इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 48 - 8h, तो ये आ गया, इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा 48 - 8h इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा h आ जाएगा 48/8, जो कि हो गया 6। तो हमारे h इज इक्वल टू 6 मीटर आ गया। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया h इज इक्वल टू 6 मीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4/√2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारा हम डायरेक्शन देते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो एक पार्टिकल है बटरफ्लाई है जो किस साइड मूव कर रही है 4/√2 से 4/√2 से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। ठीक है, विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ में इसकी वेलोसिटी विंड की है, वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई इन 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में बटरफ्लाई का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो 3 सेकेंड में इसकी चलो पहले वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लेते हैं। तो वी कितना हो जाएगा? तो वी हो जाएगा, इसको डायरेक्शन एक्स है तो वी कितना हो जाएगा 4/√2 cos 45। cos 45 √2 होता है, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। और वी वाई क्या हो जाएगा? वी वाई ऊपर हो गया 4√2 4 मीटर, नीचे 1 मीटर है तो 4 - 1 = 3 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि ऊपर 4 मीटर जाएगा, 4 इधर होगा 4 इधर होगा, इधर तो कोई कैंसिल आउट नहीं कर रहा बट इधर एक 1 मीटर से कैंसिल आउट कर रहा है, तो टोटल 3 मीटर हो गया। तो वी एक्स वी वाई निकल गए। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है 3 सेकेंड के बाद। तो दोनों साइड एक्सलेशन नहीं है, तो इसने एस एक्स कितना चला होगा? तो एस एक्स चला होगा 4 × 3, 4 × 3 यानी 12 मीटर। और एस वाई कितना चला होगा 3 × 3, 3 × 3 9 मीटर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा एस एक्स का स्क्वायर प्लस एस वाई का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया था 3 का स्क्वायर 3 था ना, हाँ सॉरी 9 था, तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आ जाता है एस इज इक्वल टू 15 मीटर। तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कितना इजी क्वेश्चन था ये भी। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 को एक स्टार मार्क बना देता हूँ। इन अ स्प्रिंग गन हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन मीटर in a small ball B of mass 100 gram is put in its barrel as shown in figure। ठीक है, by compressing the spring through 0.05 meter there should be a box placed at a distance d on the ground so that the ball falls in it if the ball leaves the gun horizontally at a height of 2 meter above the ground। ठीक है, तो ये हमारी स्प्रिंग है। ठीक है, इनिशियली ये नेचुरल लेंथ में थी, ठीक है एल लेंथ में। इसके बाद ये अगर ये कंसेप्ट भी समझ में नहीं आया, ये कंसेप्ट तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। तो वहां ये सारा कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो तब तक तुम वेट कर सकते हो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो अगर मैंने इसको कंप्रेस कर दिया तो ये मेरी ओरिजिनल लेंथ थी। ठीक है, अब ये मैंने 0.05 से इसको कंप्रेस कर दिया। ठीक है, और ये कितने हाइट पे है? ये मेरा 2 मीटर की हाइट पे। ठीक है, ये 2 मीटर की हाइट पे। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ से वेलोसिटी होगी, नीचे ग्रेविटी लग रही होगी। तो मेरे को क्या बोल रहा है, ये यहाँ से डिस्टेंस डी पे एक बॉक्स रखा है और हमें यहाँ पे डी निकालना है। ठीक है, तो डी निकालना मतलब रेंज पूछा है, डी आर पूछा है, आर पूछा है मेरे पास, निकालना क्या होगा √2h/g। मेरे को रेंज निकालना है ना, तो रेंज क्या होगा v इंटू टी, v इंटू टी, टी कितना होगा √2h/g। √2h/g निकाल लेना कैसे है, टाइम तो मैंने बताया था। एस कितना दिया है 2 मीटर, सॉरी एच इज इक्वल टू यू टी, यू तो 0 है, हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से √2h/g इज इक्वल टू टी आ जाएगा। तो यहाँ से टी आ गया, तो v इंटू √2h/g ये हमारा आ गया, क्या आ गया डी आ गया, ये डी के बराबर रेंज जो कि डी के बराबर। अब हमें वी नहीं पता, तो अगर हमने वी निकाल दिया तो हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देंगे क्योंकि हमें एच पता है 2 मीटर है। ठीक है, तो अब वी कैसे निकालेंगे? तो वी यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि जब ये स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, तो अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगी। जो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बराबर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। एक्स क्या है? जितना डिस्टेंस मैंने उसको कंप्रेस किया है वो हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी ठीक है मैंने दबा के रखा, फिर मैं इसे छोड़ूंगा
तो ये पोटेंशियल एनर्जी फिर से कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी यहां पर पहुंचेगी तब कितनी हो जाएगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी जितनी थी वो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो जो ये हाफ के एक्स स्क्वायर है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। तो यहां से मेरे पास क्या नहीं दिया है, वी नहीं दिया है, तो मैं यहां पे लिखूंगा वी किसके बराबर आ गया, एक्स बाय के, एक्स बाय रूट के एम। तो ये मेरी वेलोसिटी आ गई एक्स बाय रूट के एम। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी पुट करता हूँ, वैल्यू मेरे को सबकी गिवन है, एक्स कितना दिया है 0.05, तो 0.05 के कितना दिया है 100, और एम कितना दिया है, एन दिया है हमारा, मास दिया है 0, मास कितना है 100 ग्राम। तो यहाँ पे केजी यूज होता है मास में, यहाँ पे जो यूनिट यूज होती है वो केजी होती है, तो केजी में कितना हो जाएगा 0.1। तो ये वेलोसिटी है, तो इसको निकालते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 5/100, यहाँ पर हो गया 1000। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10√10। ठीक है, तो यहाँ से 50 बाय, तो इस ये वैल्यू हो गई 0.5 ऑफ √10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरी वेलोसिटी आ गई। अब मैं सिंपल से इस डी वाले फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो डी जो कि है वी, वी आया मेरा 0.5 इंटू √10 इंटू 2 एच कितना 2 जी कितना है 10। तो यहां से √10 से √10 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 आता है, तो 4 इंटू 0.2, यहाँ पे 2 आएगा बाहर, तो 2 इंटू 0.5 जो कि तुम्हारा हो जाएगा 1 मीटर। तो इसका आंसर हो गया 1 मीटर। तो इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन अप्रोच करना है। तो यहाँ जो मेन है, ये दो तरह के, दो कंसेप्ट को मिला के, एक हो गया तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाला, और फिर नॉर्मल काइनेमेटिक्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफी आते हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा हो जाता है काफी बार कि एक चैप्टर तुमने छोड़ दिया, अब वो कंसेप्ट किसी के उसी चैप्टर के साथ मिक्स होकर आ गया, मान लो तुमने प्रोजेक्टाइल तो कर लिया बट वर्क पावर एनर्जी नहीं किया, बट अब ये वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट यूज हो गया प्रोजेक्टाइल में, तो फिर तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरा सजेशन है सारे चैप्टर करो, चैप्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि इजी क्वेश्चन था ये, बट मिक्स होकर आ गया तो इसीलिए थोड़ा टफ बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है पर्सन इज स्विमिंग विद अ स्पीड, एक सेकेंड, हाँ, पर्सन इज स्विमिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द फ्लो। ये मेरी रिवर है, ठीक है, और एंड रीच टू अ पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, द स्पीड ऑफ द फ्लो इज x मीटर। ठीक है, तो ये रिवर है जिसकी स्पीड x मीटर पर सेकेंड है, हमें x निकालना है। ठीक है, ये रिवर इस, और ये जो आदमी है ये स्विम किस डायरेक्शन में कर रहा है, 120 डिग्री विद द फ्लो, मतलब इससे जो ये डायरेक्शन है इसके 120 डिग्री पे, यानी कि ये मेरा 120 डिग्री हो गया। तो मेरा अगर ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो मेरा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये स्विम करके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गया। अपोजिट डायरेक्शन में कब पहुंचेगा, जब इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर ये कैंसिल आउट नहीं होती, मान लो इधर कुछ वेलोसिटी रह गई है, तो इधर भी मूव करेगा और ऊपर भी मूव करेगा, तो ये पार्टिकल यू मूव करेगा कहीं। ठीक है, तो ये अपोजिट में नहीं पहुंचेगा, बट इसको अपोजिट में पहुंचना है, मतलब इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कैंसिल होनी चाहिए। अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैंसिल होने का मतलब है, और इसकी पार्टिकल की स्पीड दी है 10 मीटर, तो टेन ऑफ साइन, तो टेन ऑफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स मीटर के बराबर हो गया। तो यहां से 10 इंटू साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो ये हो गया एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, तो एक्स की वैल्यू 5 हो गई। तो इस तरीके से तुम, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, बस तुम्हें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर इसे अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचना है, यानी एक्स की डायरेक्शन की वेलोसिटी दोनों कैंसिल आउट होगी, तभी जाके वो वाई में पहुंच पाएगा ना, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच पाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन अप्रोच करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 29 तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन इज y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट है एंड एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिव द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा निकालना है एंड मैक्सिमम हाइट अटेन एच आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें थीटा निकालना है। ठीक है, मुझे प्रोजेक्टाइल की ये दिया है, तो अगर मैं इसको मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट मतलब डीवाई बाई डी एक्स जीरो, तो मैं डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा तो ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो मैं निकालता हूं, तो मैं अगर डीवाई बाई डी एक्स करता हूं तो वो किसके बराबर जाएगा, ये अल्फा था, अल्फा माइनस टू बीटा, अल्फा माइनस टू बीटा एक्स, और ये किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। तो यहां से मेरा जो एक्स की वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, अल्फा बाय टू बीटा, अल्फा बाय टू बीटा, अल्फा बाय टू बीटा मैं उठाकर यहाँ पुट करता हूँ, तो y इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा बाय टू बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर बाय फोर बीटा स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय टू बीटा, यहाँ से एक बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, माइनस अल्फा स्क्वायर बाय फोर बीटा। एलसीएम लेंगे तो y इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय फोर बीटा। तो ये हमारा जो मैक्सिमम हाइट है h वो आ गया। तो अल्फा स्क्वायर बाय फोर बीटा कौन सा ऑप्शन है, अल्फा स्क्वायर बाय फोर बीटा। तो सिर्फ एक ऑप्शन में आंसर है, बट फिर भी हम टेन इनवर्स अल्फा इसका जो प्रोजेक्टाइल का एंगल है वो निकालते हैं। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी क्या होगा, वैसे तो आंसर हो गया हमारा वन, क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा, तो आंसर तो हमारा हो गया वन। बट अगर ऐसा होता कि एक और ऑप्शन में होता है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बीटा, तो हम कैसे करते हैं, तो हम इसकी वेलोसिटी, क्योंकि हमें एंगल निकालना है, तो अगर हम वी वाई बाय वी एक्स निकाल देंगे तो वो हमारा टेन थीटा के बराबर होगा, तो वहां से हम एंगल निकालेंगे। तो इसका वी वाई और वी एक्स निकालते हैं। तो हमारे इक्वेशन क्या दी है, तो इक्वेशन हमारी दी है y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, बीटा एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा टी के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल्फा डी एक्स बाई डी टी माइनस टू बीटा एक्स डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये चेन रूल है, मैं काफी बार बता चुका हूं, देखा होगा अभी तक, देख चुके होंगे। तो ये हो गया वी वाई इज इक्वल टू एल्फा वी एक्स माइनस टू बीटा एक्स वी एक्स। अब मेरे को इनिशियली प्रोजेक्शन के टाइम पर क्या एंगल था वो निकालना है, यानी कि इनिशियली, यानी जो x था वो जीरो था, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो मेरा वी वाई इज इक्वल टू अल्फा वी एक्स आ गया। तो मैं अगर वी वाई बाय वी एक्स करूंगा, वी वाई बाय वी एक्स करूंगा, तो वो मेरा अल्फा आ गया, और ये मेरा किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। तो टेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो गया, तो यहां से मेरा थीटा किसके बराबर आ जाएगा, टेन इनवर्स अल्फा। तो ये मेरा हो गया, तो यहाँ पे टेन इनवर्स अल्फा हो गया और अल्फा स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से मैंने प्रोजेक्टाइल के तुम्हारे 29 क्वेश्चन करवाए। इन 29 क्वेश्चन को अच्छे से करना है और बार बार रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन में तुम्हें लगा ना जो तुमसे नहीं बना, उस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करना है। क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। तो तुम्हें जितने क्वेश्चन, अगर तुम क्वेश्चन सेलेक्टेड कर रहे हो, उन सेलेक्टेड क्वेश्चन को बार बार करोगे, ताकि वैसे वाला कंसेप्ट अगर पेपर में आता है तो तुमसे बन जाए। अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर टफ क्वेश्चन आया, तुमने कितने क्वेश्चन लगाया, 100-200 भी लगाया तो भी नहीं बनेगा, और अगर एक नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन आएगा तो वो इतने क्वेश्चन कर लोगे ना तो भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो क्वेश्चन करवाया उनको सिंसियरली करना। ये क्वेश्चन कर लोगे तो मैं श्योर कर रहा हूँ कि तुम्हारे 80-90% क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, वो 10-15% बचेगा, वो तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तब जाकर होता है, बट तुम्हारे 80-90% अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम्हारे हाँ फिजिक्स में 70-80 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो बस इस सीरीज को फॉलो करना रिग्रेसली। बाकी आगे ऐसी वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।